हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीथिंग इज़ गुड। सो आज हम पॉलिटी के PYQs करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर BPSC में पूछे गए हैं। सो बेसिकली वी विल ट्राई टू कवर फ्रॉम 66th BPSC टू 21st। सो विल ट्राई टू कवर इन 1 or 2 लेक्चर। लेट्स सी कितना हो पाता है। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो ये 66th BPSC का पेपर है और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु ऑन द बिड टू कंस्ट्रक्ट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। सो आज के टाइम में तो ये रिलेवेंट नहीं है, पर उस वक्त इसका आंसर था टाटा प्रोजेक्ट एंड लिमिटेड। इसी को दिया गया था ये प्रोजेक्ट, न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो यू एवरीवन, आप सब जानते हो कि ये आर्टिकल 324 है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट 15 के अंदर में आता है। आर्टिकल 324 से 329 के बीच में ये डील करता है। हालांकि अब अभी इलेक्शन कमीशन रिसेंटली में न्यूज़ में रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को लेकर अपॉइंटमेंट को लेकर इशू आते रहा है। कोर्ट में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्ली भी डाला हुआ है। सो कुछ बेसिक फैक्ट्स, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा साथ में क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। क्वासी जुडिशियल मीन्स जैसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, किसी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर भी इसका एक रोल है, तो इसलिए क्वासी जुडिशियल है। अब इसके हाउस सी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस ECs आर अपॉइंटेड। अब दोनों के अपॉइंटमेंट का बोथ आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हाउएवर प्रेसिडेंट अपने मन से अपॉइंट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ कमिटी। 3 मेंबर कमिटी है, 3 मेंबर, राइट। इसमें होते हैं PM, लीडर ऑफ अपोजिशन, और साथ में कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको PM खुद अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन कमीशन के सैलरीज, अलायंस, फीस और डिवाइडेड, ये सारा कुछ डिसाइड होता है पार्लियामेंट लॉ के द्वारा, इसको डिसाइड करते हैं। इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे रिमूवल। इलेक्शन कमीशन लाइक अभी रिसेंटली अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए पार्लियामेंट में मोशन लाया था। तो हाउ इलेक्शन कमीशन आर रिमूव। सो रिमूवल प्रोसेस इज सेम एज सुप्रीम हाउस CC आर रिमूव। सुप्रीम कोर्ट जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जाता है उसी तरह से, ठीक उसी तरह से CC को हटाया जाता है। इसके लिए क्या होगा, लोकसभा में कम से कम 100 मेंबर साइन करके दें, राज्यसभा में 50 मेंबर्स। देन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास 2 ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट करेगा मोशन को या तो फिर रिजेक्ट कर सकता है।
अगर एक्सेप्ट किया देन कमिटी विल बी फॉर्म टू लुक आफ्टर इन मैटर। फिर अगर कमेटी ने रिकमेंड किया कि हाँ हटाना चाहिए तो पार्लियामेंट दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से ऑफ टोटल मेंबरशिप। सो वन ऑफ द टफेस्ट है ये सीसी को हटाने का। अगर ये 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउस से पास हो गया देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कैसे होते हैं और इलेक्शन कमीशन रिमूव कैसे होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन रिमूव होते हैं जब सीसी प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा हटाने के लिए। सो यू कैन से दैट इलेक्शन कमीशन को उस तरह का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है जैसा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है। टर्म क्या होता है इलेक्शन कमीशन का? 6 years और 65 years एज, राइट, दोनों में से कोई भी। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल इलेक्शन कमीशन नहीं होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। और ये जो टर्म है नोट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये सब बातें इलेक्शन कमीशन को लेकर पूछी जा सकती हैं इस बार के एग्ज़ाम में। ओके, अदर ऑप्शन देख लेते हैं इसमें और क्या है। तो आर्टिकल 148 है जो कैग से रिलेटेड है। आर्टिकल 342 है जो शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट होता है तो प्रेसिडेंट उसको एडिट कर, मतलब उसमें कौन शेड्यूल ट्राइब होगा या नहीं होगा उस लिस्ट में, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है या फिर पार्लियामेंट डिसाइड करती है। आर्टिकल 325 है कि वोटर लिस्ट में जो भी नाम ऐड होते हैं वो उसमें रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे नहीं होना, मतलब ये भेदभाव नहीं होना चाहिए इस बेसिस पे। तो ये आर्टिकल 325 वोटर लिस्ट से रिलेटेड है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, who is the हेड ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? तो उस वक्त तो रेखा शर्मा थी, पर अब भी जो हेड है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की वो हैं विजय किशोर शर्मा। ये अभी हैं हेड ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन में कुछ बातें याद रखना है कि एक तो मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और ये भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में काम करती है। मतलब हाउएवर जो इनके रिकमेंडेशन होते हैं वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होते हैं, बट दे हेल्प इन मेकिंग ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू वुमेन। सो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है 1 एक्ट फॉर ऑल एंड 1 जुडिशरी फॉर ऑल, 1 एक्ट फॉर ऑल एंड 1 स्टेट फॉर ऑल, फिर है 1 स्टेट फॉर ऑल एंड 1 जुडिशरी फॉर ऑल एक्ट्स फॉर 1 एंड। सो इसमें जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज 1 एक्ट फॉर ऑल एंड 1 जुडिशरी
फॉर ऑल, तभी ये रूल ऑफ लॉ अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। तो जब एक ही एक्ट होगा सारे के लिए और एक ही जुडिशरी होगा, तभी सब एवरीवन विल कम्स अंडर द रूफ ऑफ, दैट इज एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सो ये रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है। ये सब क्वेश्चन आज जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पूछ सकता है कि क्या होता है, ऑप्शन बनाकर। सो लाइक दिस, लेट्स गो टू फिफ्थ। ओके, सो 105 क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल में जो पंचायती राज के फंक्शंस हैं वो किस आर्टिकल में दिए गए हैं, राइट। सो जो फंक्शन 29 फंक्शन है, 29 फंक्शन जो पंचायती राज के दिए गए हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल 243G में। 29 फंक्शन है। अगर पंचायती राज से रिलेटेड और भी कुछ, जैसे आर्टिकल H जो है वो डील करता है फाइनेंशियल पावर पंचायत का, ओके। और ये पावर डिफाइन कौन करेगा? बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, फिर आर्टिकल 243E। तो 243E डील करता है टेन्योर ऑफ पंचायत, जो कि कितना है 5 ईयर्स। आर्टिकल 243F डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। ओके, इसमें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये है आर्टिकल 243D, रिजर्वेशन ऑफ सीट से रिलेटेड है। ये पूछा जा सकता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये करंट का क्वेश्चन उस टाइम का है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2019 में, वो कब पास हुआ था? तो इसका आंसर है 11 दिसंबर 2000, जिसके तहत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से नॉन मुस्लिम्स थे, जो वहाँ पे माइनॉरिटी थे, जैसे हिंदू, सिख, बुद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, ये 6 धर्म थे, जो एक कट ऑफ डेट दिया गया था 2014 के पहले आए हैं, उनको सिटीजनशिप इंडिया में दिया जाएगा। सो बेसिकली ये अमेंडमेंट इसीलिए था सिटीजनशिप एक्ट में। देन कम्स द आर्टिकल 107। सो sorry, question 107. The legislative origin of 73rd Constitutional Amendment Act can be traced back to which of the, so basically ये कह रहा है कि जो 23rd 1992 में आया था, इससे पहले भी एक बार पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए बिल लाया गया था। तो वो किसके मतलब कब आया था? सो इसका करेक्ट आंसर है 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1989 में, जब राजीव गांधी की सरकार थी तब लाया गया था। हाउएवर ये बिल राज्यसभा में फेल हो गया था। लोकसभा में तो ये पास हो गया था, पर राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया था। सो पंचायती राज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो देन पंचायती राज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको करना ही करना है, स्पेशली उसके आर्टिकल्स जो हैं। विच कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन 1632 एट पटनाइन
बिहार। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। Then which one of the following note the characteristic of decentralization? Decentralization मतलब माने क्या हो गया? Distribution of power. Okay. Distribution of power. तो इसमें से पूछ रहा है कौन डिसेंट्रलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ऑफकोर्स ऑटोनॉमी है, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी है। पीपुल्स पार्टिसिपेशन डिसेंट्रलाइजेशन का फीचर है। टू इंस्टिल नन कॉन्फिडेंस एमंग लोकल अथॉरिटीज, नन कॉन्फिडेंस ये तो बिल्कुल नहीं है। टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क? ये वर्ड ध्यान में रखना, विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो पूछ रहा है कि ब्रिटिश रूल के टाइम में इनमें से कौन सा नहीं आया था। तो ये तो बहुत सिंपल है कि द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जो आप इंडिपेंडेंस के बाद आया था। तो ये था 66th बीपीएससी का। वी विल ट्राई टू कवर वन मोर, दैट इज 67th बीपीएससी। इजी क्वेश्चन। सो 67 पहला क्वेश्चन आया था, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत द स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट एवरी 5 years। पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट किसको फॉर्म करते हैं इन गिवन ऑप्शंस में? ऑफ कोर्स एडवाइजरी कमेटी नहीं होगा, इट्स फाइनेंस कमीशन, जो कि आर्टिकल 243 आई के तहत स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है। ओके, जिसका टेन्योर 5 years होता है। जो बेसिकली इसका काम होता है स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत के बीच में फंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होना चाहिए, तो ये फाइनेंस कमीशन डील करती है। देन वन कम्युनिटी डेवलपमेंट। सो अब इसका आंसर होगा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट बेसिकली 1952 में स्टार्ट हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे पहला तो होगा। देन बिल्ड ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वे आर ऑल्सो इंक्लाइंड इन दैट। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द एबव। ये करंट क्वेश्चन उस टाइम के हिसाब से था। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया फॉर 2022 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? तो इसका करेक्ट आंसर है 728। अब आपको इसमें देखना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन होगा। सो बहुत सिंपल है, ऑल दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें से इलेक्टेड और नॉमिनेटेड इन बोथ हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है जो प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है उसमें वोटिंग करते हैं। तो पहला होता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा। दूसरा हो गया इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
and the third one is elected members of Delhi, and elected members of, basically we can write here UTs, पुडुचेरी। तो ये प्रेसिडेंट का हो गया, और ये वाइस प्रेसिडेंट का, और ये प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर द इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स? सो इट्स इजी क्वेश्चन, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे कि यूएस में है कि मैक्सिमम 2 टर्म के लिए वहाँ का प्रेसिडेंट चुना जा सकता है, बट इन इंडिया देयर इज़ नो लिमिट, कितना भी बार प्रेसिडेंट बार बार चुने जा सकते हैं, सेम पर्सन। नाउ जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा? ये भी इजी क्वेश्चन, सो 3 सेशन होते हैं। हाउएवर रिमेंबर वन थिंग, ये जो सेशन है 3 सेशन कौन सा हो गया? मॉनसून सेशन, फिर विंटर, एंड देन आता है बजट सेशन। ये 3 सेशन, हालांकि ये नोट मेंशन है, ये तीनों सेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, नोट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर यहाँ क्वेश्चन में मान लीजिए रह जाता कि जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन 0 होता है इसका आंसर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सेशन का मेंशन नहीं। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करते हैं क्योंकि और भी टॉपिक्स हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया? So of course it's Mr. M.C.S. सेटलवाड। यही थे फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया के चेयरमैन। नाउ वन नेशन वन इलेक्शन इज टू बी रियलाइज इन इंडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन, तो क्वेश्चन है कि इफ वन नेशन वन इलेक्शन इज टू बी रियलाइज इन इंडिया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल रिक्वायर एन अमेंडमेंट? So one nation one election, right? अब इसके लिए जो रामनाथ कोविंद फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, रामनाथ कोविंद कमेटी, उन्होंने इस पे जो सजेशन दिए थे उनमें से कहा था कि पहले तो आर्टिकल 83 और आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल का, तो ये दोनों आर्टिकल डील क्या करता है? दीज आर्टिकल्स वन ड्यूरेशन ऑफ द हाउस। ओके, आर्टिकल 83 लोकसभा के ड्यूरेशन से और आर्टिकल 172 लेजिस्लेटिव असेंबली के ड्यूरेशन से डील करता है, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस। तो सबसे पहले तो इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। देन जो अदर अमेंडमेंट होगा वो है आर्टिकल 85 एंड 174 के साथ में। आर्टिकल 85 एंड 174, सो ये बेसिकली डील करता है हाउस को प्रोरोग करने का, डिजॉल्व करने का। तो इसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लाइक अगर बीच में कोलैप्स कर जाती है गवर्नमेंट मिड टर्म में, तो कैसे डील होगा हाउस, तो इन सब को लेकर भी अमेंडमेंट इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में करना था। बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन में क्या था कि सारे इलेक्शन को एक साथ कंडक्ट करना, दैट इज लोकसभा का भी, लेजिस्लेटिव असेंबली का भी, एंड इंक्लूडिंग पंचायत का भी है, ताकि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो इलेक्शन के बीच में जो डिले हो जाता है वो ना हो, 5 साल के लिए कंटिन्यू काम हो सके। इसका ये मकसद है। साथ में एक्सपेंडिचर को कम करना भी इसका एक
पहलू है। सो 132 का आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। नाउ विच स्टेट डज नॉट have panchayat system? So of course let's see the option. केरला का है, नागालैंड नहीं है, मिजोरम नहीं है और मेघालय नहीं है। अब ये कहाँ मेंशन है, तो ये मेंशन है आर्टिकल 243 एम में। ये स्पेशली मेंशन है कि नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में जो 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इन द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी फॉर द लोक सभा इज डन बाय द डिलिमिटेशन। सो क्वेश्चन है इस बार भी डिलिमिटेशन कमीशन न्यूज़ में है, तो मैं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पूछा गया कि जो दिस डिलिमिटेशन हैज़ बीन फ्रीज टिल विच ईयर। सो ये 2026 तक फ्रीज किया गया था। जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत 2026 तक लोकसभा और असेंबली के सीटों को फ्रीज कर दिया गया था। मतलब इट्स फिक्स्ड एट 545। अब डिलिमिटेशन क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट। So delimitation commission constitutional body? No, it's not. नहीं है। आर्टिकल 82 में ये प्रावधान है कि पार्लियामेंट कैन सेट अप ए डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसस। तो जैसे इस बार का जो सेंसस होने वाला है 2027 का, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म होगा और वो सीटों का बंटवारा करेगी, कहाँ पे सीट घटना बढ़ना अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो ये काम है डिलिमिटेशन का, और ये आर्टिकल 2 के तहत सेटअप किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। सो याद रखना है कि डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सुप्रीम कोर्ट इज क्या है, इसलिए पूछा, तो इट्स नॉट अ सिविल कोर्ट ऑफ कोर्स। फेडरल कोर्ट 1935 एक्ट में इसको बोला गया था, सो ये भी नहीं होगा। प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन अदर सेंस ऑफ कोर्स इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स। फाइनल एंड ये अगर इस पाँचों में से अगर कोई परफेक्ट आंसर है तो वो है डी, दैट इज आर्टिकल 32 या फिर के तहत भी देखा जाए तो, या फिर आर्टिकल 13 में देख लो तो इट्स द सुप्रीम कोर्ट हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अकॉर्डिंगली द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल, इसका आंसर होगा डी। ओके, 67th में फिर से जब क्वेश्चन जो लिखे हुए थे उसके बाद आए थे, तो आई थिंक ये भी हम देख ही लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 11th शेड्यूल किस शेड्यूल करता है? पंचायती राज। ठीक है, अब ये जो सारे फंक्शन दिए गए हैं पंचायत का, अब फंक्शन पंचायत के किस आर्टिकल में? 243G में। कितने टोटल फंक्शन है? 29। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा
ये आर्टिकल 243G में मतलब इस 29 जो टोटल है उसमें से इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। सो लाइब्रेरी का फंक्शन पंचायत का है, फ्यूल एंड फॉडर का है, टेक्निकल ट्रेनिंग इवेंट प्रोवाइड करने का भी पंचायत का कोई फंक्शन दिया गया है। हाउएवर ये जो रूरल स्पोर्ट्स है ये फंक्शन पंचायत को नहीं दिया गया। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज रूरल स्पोर्ट। सो याद रखना है कि 11 शेड्यूल पंचायती राज से डील करता है। 73rd अमेंडमेंट जो आया था उसके थ्रू 1992 में आर्टिकल 243G में 29 फंक्शन का डिस्कशन है, वो आप देख लेना एक बार ताकि याद रहे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं। लेट्स डील विथ यहाँ कि हाउ मेनी नंबर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट एज पार्ट ऑफ द एनुअल बजट इन द परसुएंस टू आर्टिकल 113 of the Constitution. However, in Article 113, there is no mention of any limit. There is no mention of any limits of demand. So, according to Article 130, इसका आंसर none of the above होना चाहिए. Let me show it in Constitution itself. तो ये भारत का संविधान है, सर्च आर्टिकल 113। ओके, सो दिस इज आर्टिकल 113 प्रोसीड्योर इन पार्लियामेंट रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो पहला क्लॉज कहता है कि सो मच ऑफ द एस्टिमेट्स एज रिलेट्स टू द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू वोट ऑफ पार्लियामेंट, ये तो हो गया। सेकेंड क्लॉज है so much of the said estimate shall submit the formal demands of grants to the House of the People, and the House of the People shall have power to assent or refuse to assent to any demand. So basically आर्टिकल 113 में कहीं भी कितने डिमांड्स होंगे ये मेंशन नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि इन विच ईयर वाज द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वाज लॉन्च। सो इट्स 1953 में लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या था? रूरल डेवलपमेंट। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का एम था रूरल डेवलपमेंट, जो 1953 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, members of the state legislative assembly council are not chosen by which of the following category। इसमें से बेसिकली है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने जाते हैं तो इनमें से कौन से पार्ट नहीं लेते हैं वोटिंग में। सो यहाँ पे पहला तो लेते हैं कि मेंबर्स ऑफ द लोकल बॉडी, ऑफ कोर्स इनका जो वेटेज होता है वो 1/3 होता है वेटेज। टीचर्स ये भी पार्ट लेते हैं, इनका वेटेज जो होता है वो 1/12 होता है। ग्रेजुएट्स इनका जो वेटेज होता है वो भी 1/12 होता है। हाउएवर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये पार्ट नहीं लेते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब इसमें और कौन कौन पार्ट, इसमें से एक चीज़ ध्यान रखना है कि गवर्नर भी नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को काउंसिल में 1/6 बाय गवर्नर, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a split system in the Indian administration relates to।
ये फैक्चुअल आई विल से, बट लॉजिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्प्लिट सिस्टम सो ऑफ कोर्स ऑडिट और अकाउंट कैग का काम है, तो ये तो होगा नहीं। यूनियन एंड स्टेट ये फेडरल सिस्टम के अंदर में आ जाएगा, तो आर्टिकल 246 ऑलरेडी डिवीजन ऑफ पावर है। तो इसका सही आंसर है पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। स्प्लिट सिस्टम है कि जैसे पॉलिसी बनाती है जो भी एग्जीक्यूटिव होती है ना, मतलब सेक्रेटेरिएट, एग्जीक्यूटिव का काम है पॉलिसी बनाना, इम्प्लीमेंट करेगी जो फील्ड लेवल पे ऑफिसर्स हैं, जैसे डीएम है ना, वीडियो, इनका काम है इम्प्लीमेंटेशन का। तो ये सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिसी बनाने का काम है एग्जीक्यूटिव का, और जो लोकल लेवल अथॉरिटीज़ हैं उनका काम है इम्प्लीमेंटेशन। तो ये स्प्लिट है पावर का, जो कि इंटरफेयर नहीं कर सकता कोई एक दूसरे में। सो दिस इज अ स्प्लिट सिस्टम। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी पे क्वेश्चन पूछा गया। पार्लियामेंट्री कमेटी तो इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली जैसे पब्लिक अकाउंट्स हो गया, एस्टिमेट्स कमेटी हो गया, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट कमेटीज़ हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ कैसे फॉर्म होते हैं, इसको लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटिंग टू द डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल्स रेगुलेशन टू द एग्जीक्यूटिव। सॉरी। सो अब पूछ रहा है कि कौन से पार्लियामेंट्री इसमें से है जो पावर बनाती है टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन टू द एग्जीक्यूटिव के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, इसको लेकर कौन सी कमेटी है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो इस बेसिकली इसका रोल ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने उसका जो पावर है उसके बियॉन्ड ना जाए, है ना। तो बेसिकली ये कमेटी का यही काम है, टू लुक आफ्टर दैट। नाउ आर्टिकल 300। अब ये जनरली याद नहीं रहते पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेती है बीपीएससी। So Article 300 of the Indian Constitution deals with the गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, बिल्कुल नहीं। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल क्या है 76। सो ट्रेड एंड कॉमर्स, फाइनेंशियल जो पार्ट 12 में है वहाँ पे इसका जिक्र मिल जाता है। सो आर्टिकल 300 डील्स विद द सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। इसका सही आंसर होगा ए, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। अब जुडिशियल प्रोसेस इंडिया में किस पे आधारित है, कॉन्स्टिट्यूशन पे ऑफ कोर्स है, ड्यू प्रोसेस ऑफ रूटीन लॉ बिल्कुल, कन्वेंशन ऑफ कोर्स, प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये तो है ही, आर्टिकल 13। सो इसका आंसर हो जाएगा ई। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है जो आप थ्रू लॉजिक्स you can solve this question very easily. Then go to next question. The first lokayukta was established in which of the following states? So ये इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। 1971 में पहली बार महाराष्ट्र में लोकायुक्ता का फॉर्मेशन हुआ था। अब अभी सवाल इससे ये बन सकता है कि जो लोकायुक्ता हैं वो अपॉइंट कैसे होते हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो आया था उसके तहत जो लोकायुक्त है वो उसको अपॉइंट कौन करते हैं, गवर्नर करेंगे। गवर्नर अपने मन से नहीं करते, गवर्नर विथ कंसल्टेशन किससे करेंगे, चीफ जस्टिस
ऑफ हाई कोर्ट, साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली में जो है। तो ये हो गया लोकायुक्ता से रिलेटेड। अब इसमें आप लोकपाल का भी देख लीजिएगा, रिसेंटली वो भी न्यूज़ में रहा है, गाड़ी परचेज को लेकर काफ़ी महंगी गाड़ियाँ खरीदी थी लोकपाल ने। तो मतलब लोकपाल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन लोकपाल को अपॉइंट करता है, क्या टेन्योर है, कितने टर्म के केसेस को वो हैंडल कर, पिछले कितने साल तक के केसेस को वो हैंडल कर सकते हैं, रिमूवल प्रोसेस क्या है उनका, अपॉइंट कौन करते हैं, कमिटीज़ में कौन कौन होते हैं लोकपाल के। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। 110 विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वाज हेल्ड बाई, सो ये मतलब एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आई विल से विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वाज हेल्ड बाई A.S. आनंद। सो बेसिकली ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम के। सो बेसिकली आज हम इतना ही रहने देते हैं। टुमारो वी विल डू 68th 69th एंड लेट्स सी अगर 70 और 71 के भी कर पाए तो, बट अभी के लिए यहाँ तक रहने देते हैं 67 तक। कल हम 68 को करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। इफ यू लाइक इट then please like, comment and share. Thank you.